सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे साथ में यूएसए से कृति जुड़ रहे हैं, जिन्होंने कि अभी सीपी एग्जाम में एक सब्जेक्ट को पास किया है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कृति। आज सर। आप बहुत सारे स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशन हैं। तो सबसे पहले जो व्यूअर्स सीपी की एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए सोच रहे हैं, कीर्ति से मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं जो कि करंट बैच के स्टूडेंट्स भी के मन में भी होते हैं कि बीइंग ए हाउसवाइफ आपके लिए एक फैमिली को मेंटेन करते हुए सीपी एग्जाम में प्रिपेयर करना कितना डिफिकल्ट था, और एज ए वर्किंग वुमेन्स या जो कि अपनी स्टडी से काफी आउट ऑफ टच है, क्योंकि आपने 5 to 10 ईयर तो ऑलमोस्ट आपकी स्टडी को हो गए हैं, तो कितना डिफिकल्ट रहा इस जर्नी में, तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए। सर मैं ये कहूंगी कि डिफिकल्ट तो होता है सर, क्योंकि वो माइंडसेट से निकलना कि आपको पढ़ाई करनी है, अपने आप को प्रिपेयर करना वापस से डिफिकल्ट होता है। लेकिन हाँ, फैमिली सपोर्टिव है तो वो डिफिकल्टी जो है वो इजी हो जाती है सर। जैसे मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली इस पैंडेमिक में, कि जब वो दोनों घर पे थे, मेरी क्लास चल रही है, मैं नोट्स बना रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो वो दोनों डिस्टर्ब नहीं करते थे मुझे कि नहीं डिस्टर्ब नहीं करना है। और मैंने अपना एक शेड्यूल बना लिया था सर कि भी मुझे इतने आपकी सीपीए की सक्सेस में कहीं ना कहीं एक फिक्स शेड्यूल आपने डेफिनेटली बनाया था। ये हाँ जी सर, यस सर। दूसरा क्वेश्चन, जैसे आप यूएसए में हैं, आपने क्लासेस AKPIS इंस्टीट्यूट से पूरी ऑनलाइन क्लासेस ली। हाँ जी सर। क्योंकि हमसे बहुत सारे स्टूडेंट है ना, इंटरनेशनली बहुत जुड़ते हैं। आप भी जिस बैच में थे उसमें पाकिस्तान से भी थे, कनाडा से भी स्टूडेंट पढ़ रहे थे, आप खुद यूएसए से हैं, इंडिया से हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस आप मुझे बताइए, क्या आपको कोई डिफिकल्टीज तो फेस नहीं करनी पड़ी हमारे साथ में? नहीं सर, आपका फ्लेक्सिबल, सबसे क्रेडिट आपको जाता है सर। आप इतने फ्लेक्सिबल थे कि भी यदि जो टाइम हमें सूट नहीं कर रहा, आपने हमारे टाइम के हिसाब से अपने टाइम को एडजस्ट किया सर, कि भी मैं इस टाइम पे ले सकता हूँ तो आप इस टाइम पे मतलब आप ज्वाइन कर लीजिए। तो सर मुझे दिक्कत नहीं हुई, मतलब क्योंकि बहुत सारे मुझे आसान लगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होता है कि ऑनलाइन क्लासेस, जबकि मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक पर्सनल अटेंशन के जैसे पढ़ते थे, आपकी बैच में भी 15-16 स्टूडेंट वन शॉट होते थे। अब मैं फार सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं ना सीपी के एग्जाम प्रिपेयर करते हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो आप मुझे बताइए, जैसे जनरली मैं क्लासेस में कहता हूँ कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। ये इस बात सही है, बिल्कुल सही सर। सो आप मुझे ये बताइए कि एक सीपी एग्जाम में आपका ज्यादा फोकस सिमुलेशंस आपके ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज्यादा वो होना चाहिए? आपने सर यदि मैंने अपना सर एमसीक्यूज सब मैंने ज्यादा स्ट्रांग किए थे सर, क्योंकि सिमुलेशन जो है सर आपका वहां न्यू ही आएंगे। ये जो आपने किए हैं, क्या किए हैं, कुछ भी नहीं आएगा वो। मतलब आप किसी भी रिव्यू प्रोवाइडर्स से पढ़ें, सिमुलेशंस आपको बिल्कुल डेफिनेटली वहां पर नए देखने को मिलेंगे आपका। यस सर, बिल्कुल नए देखने को मिले सर, जो हमने कभी किए नहीं। मतलब हमने जैसे क्लासेस में भी किए या फिर जो भी आप रिव्यू प्रोवाइडर कर रहे हैं, तो उससे अलग ही होते हैं सर। लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे आपने कहा, बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर हैं तो वो सिमुलेशन आप भी कर लेंगे, आप कर सकते हैं उस समय। लेकिन उसके 3-4 चीजें हैं जो सब मैंने अपना किया, कि भी एमसीक्यूज मैंने अपने स्ट्रांग किए, कि भी मैं बार बार अपने एमसीक्यूज को रिवाइज करती रहती थी। कि जैसे मैंने एक मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया तो उसके मैंने टारगेट बना लिया कि मुझे 100 एमसीक्यूज करने हैं और मुझे 4 सिम्स करने हैं उसके। वो खत्म किया। उसमें था कि मुझे 95% मार्क्स लाने। यदि जब तक 95 से 100 के बीच में मेरा टारगेट सेट था, यदि वो नहीं अचीव हो रहा तो मैं बार बार करती थी वो। तो उससे क्या आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं आपको पता चल जाता है कि आपको कौन से पॉइंट आप लैक कर रहे हैं, किस पॉइंट पे आप लैक कर रहे हैं। और सिम्स करने का फायदा ये होता है कि सर यदि आप जो चीज आपने सारे एमसीक्यूज में की है, वो एक सिम में पूरा आ जाता है। मतलब आपका कहना है कि जो छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वही मिलाकर एक सिमुलेशंस देखने को मिलता बन जाता है। लेकिन सिमुलेशंस जैसे कि मैं जनरली देखता हूँ जितने भी रिव्यू प्रोवाइडर्स, उसमें सिमुलेशन की लेंथ काफी बड़ी होती है। हाँ सर, वो लेंथ जो है ना वो हमें डराने के लिए होती है सर। लेकिन जैसे आपने हमें बताया कि आराम से यदि हम पढ़ें तो वो सिमुलेशन भी कोई भी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि भी पीस ऑफ केक है, लेकिन हाँ
डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ऊपर जितने उसमें यदि 7-8 आपके हैं, आपके साथ में अटैचमेंट्स हैं, एग्जिबिट्स होते हैं, जैसे उसमें एग्जिबिट्स जो होते हैं, तो सर यदि हम देखें तो वो हर एक पॉइंट से जुड़े हुए एग्जिबिट होते हैं सर। तो मतलब आपका उन व्यूअर्स को कहना है कि सिमुलेशन की लेंथ से आपको नहीं डरना चाहिए। जैसा मैं क्लास में आपको बताता हूं कि आपको हमेशा पहले तो बॉटम से भी स्टार्ट करना चाहिए और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को, क्योंकि आप देखें सिमुलेशंस जब हम सॉल्व करते हैं तो बहुत इररिलेवेंट चीजें भी उसमें होती हैं। तो बीइंग अच्छे स्टूडेंट, आपको कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आपने डेफिनेटली आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, क्या आपको टाइम कम पड़ा एग्जाम में या आपने सफिशिएंट टाइम में फार सब्जेक्ट को पास मतलब अटेम्प्ट पूरा कर लिया था? टाइम तो कम नहीं पड़ा, क्योंकि 8 सिमुलेशन, 66 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नहीं सर, मैंने सर 5 मिनट पहले खत्म कर लिया था अपना पेपर। मतलब आपका वो ये था कि सर एमसीक्यूज मेरे स्ट्रांग थे, जो मुझे ये लगता है मैंने एमसीक्यूज विद इन 1 आवर 10 मिनट्स में खत्म कर लिए थे सर। मतलब 1 घंटे 10 मिनट में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया था? हो गए थे सर मेरे। अच्छा, तो मैंने अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन ये कि जो रिसर्च बेस्ड सिमुलेशंस होते हैं, जो कि मैं बोलता हूं कि बिल्कुल आपको गूगल की जैसे सर्च करना पड़ता है, क्या आपको ऐसा एग्जाम में फील आ गया था कि आपका रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन सही हो गया होगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने क्या कहा सर, सिमुलेशंस जो है ना वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द, जो आपने इतना प्रैक्टिस किया हुआ होता है ना, वो आउट ऑफ द उसमें जाके आते हैं सर। मतलब क्लास में आप बताइए कितने सारे सिमुलेशंस मैंने आपको इटसेल्फ क्लास में कराए थे, फिर भी आपका कहना है कि उन क्लास में किए गए सिमुलेशंस में से भी कोई भी सिमुलेशन एग्जाम में नहीं आया है? नहीं आया सर, क्योंकि सर अब की बार हम क्या करते हैं, हम डिस्क्लोजर्स पढ़ते हैं सर। हम डिस्क्लोजर्स पढ़ के बस रख देते हैं, ओके ठीक है हो गया, हम उस पर इतना फोकस नहीं करते। और सर अब की बार जो एक क्वेश्चन पूरा का पूरा डिस्क्लोजर के ऊपर था कि जो उसने डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं क्या वो सही है, या फिर उसके अंदर कुछ आपको रिवाइज करने पड़ेंगे डिस्क्लोजर्स, या कुछ एडिशन डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, उससे रिलेटेड था सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने में एक स्टूडेंट को प्रैक्टिस के दौरान एटलीस्ट आपको कितना समय लगता था? क्योंकि मैं जनरली क्लास में बच्चों से कहता हूं कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिनिमम 2 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन। आप कितना टाइम लेते थे आपके हिसाब से? सर जो प्रैक्टिकल, जो नॉर्मल आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो विद इन 1 मिनट में हो जाना चाहिए, और जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सर वो 1 मिनट 15 सेकंड्स में आपका हो जाना चाहिए। मतलब इतनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है सर। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो नहीं होगा, मैं ये कहूंगी, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कहूंगी। लेकिन यदि आप बार बार अपने एमसीक्यूज को रिवाइज करते रहेंगे तो वो चीज आप अपना टारगेट अपना अचीव कर लेंगे। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने से एक स्टूडेंट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में स्पेशली कॉन्फिडेंस काफी बढ़ता है, आपका ये कहना है? यस सर, यस सर। टीचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एक स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, और क्या आपको लगता है कि टीचर का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि नहीं? ऑनेस्ट फीडबैक अगर मैं अपने बारे में आपसे पूछना चाहूँ सर, यदि मैं ऑनेस्ट कहूँ, मैं कोई भी उसमें मैं वैसे हूँ भी नहीं कि भी मैं कुछ एक्स्ट्रा डाल के बोलूंगी, लेकिन मुझे यहाँ तक लाने में आपका सबसे ज्यादा योगदान है। क्योंकि सर यदि आपको याद होगा, लास्ट जुलाई में मैंने ये स्टार्ट किया था कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ था। मैं अपने लाइफ के रॉक बॉटम पे थी और अब कहाँ हूँ वो आपको पता है सर। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल आपने ही मुझे दिया है। मतलब तो क्लास में आप हमसे पूछते रहते थे तो वो क्या होता था कि अलर्ट रहना पड़ता था कि सर कब कोई क्वेश्चन पूछ ले, इतने सारे जनों के बीच में कब कोई क्वेश्चन पूछ लो। और आप मतलब एज अ, जैसे कहते हैं ना, छोटे बच्चों की तरह हमें आपने ट्रीट किया कि नहीं तुम यहाँ गलत जा रहे हो, हमें टोकने में आपने वो, मतलब यदि हम गलत जा रहे तो आपने हमें टोकने में पीछे नहीं हटाए हैं। और मुझे लगता है कि वो चीज मेरे लिए बहुत जरूरी थी कि कोई मेरे पे पूरा ध्यान दे कि भी हाँ तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर ऐसा है, तुम्हारे इतने 75% मार्क्स नहीं आए हैं एमसीक्यूज में, तुम्हें करना है। तो वो एक जो पुश मिलना चाहिए ना सर, वो आपने पूरा दिया और पूरा फोकस दिया, पर्सनल अटेंशन दी 15-20 बच्चों के बीच में भी। तो मैं मतलब आपको हमारे तरफ से पूरा। अच्छा, कई स्टूडेंट्स हमसे बोलते हैं कि सर अवेलेबल, देखिए आप मुझे बताइए, क्या सीए शम्मी सलूजा आपको अवेलेबल होते थे कि नहीं जब कभी भी आपको रिक्वायरमेंट्स होती थी, आपके डाउट्स? हाँ सर, आपने किए हैं, आगे पीछे जब भी दिया है टाइम आपने जरूर दिया है। मुझे आपको 10 मिनट भी है, मुझे अच्छे से याद है जब मैं अपने मॉक टेस्ट दे रही थी वो 10 मिनट भी थे आपके पास, तो आपने वो रिव्यू करके बता दिया कि भी उस 10 मिनट में भी आपने मुझे बता दिया था कि भी मैं कहाँ गलत।
कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। आप ये बताएंगे कि देखिए, क्योंकि आपने काफी लंबे समय से आपकी स्टडी में गैप हो गया था, तो मेरी करंट बैच में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, स्पेशली वर्किंग वुमेन्स, जो कि एक मदर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या सीपी एग्जाम वाकई बहुत डिफिकल्ट है, या एक आपको, क्योंकि आपने पूरी इस जर्नी को जिया हुआ है, तो क्या एक वर्किंग वुमेन, क्या एक हाउसवाइफ, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपको जो रिक्वायरमेंट है, मैं डेफिनेटली मानता हूं कि कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल होना कितना जरूरी है इतनी बड़ी एग्जाम को पास करने के लिए? सब बहुत जरूरी है, सब बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेस की थी जब मैं अपने ऑडिट का एग्जाम दिया था, कि भी मेरे वो कॉन्फिडेंस लेवल शायद मैं लूज कर गई थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी मैं, तो मेरा वो चीज जो है उस पे इम्पैक्ट किया था सर, उस पेपर पे मेरा इम्पैक्ट किया था, कि भी वो फर्स्ट क्वेश्चन जब आया था उसके बाद मैं ब्लैंक आउट हो गई थी, और मैंने बीच में मैं अपना हेड डाउन करके बैठ गई थी कि पता नहीं मैं क्या कर रही, तो वो चीज जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो लेकिन जब मैंने सेकेंड टाइम, और उसी का असर मेरे फर्स्ट टाइम फार पे भी पड़ा, पेपर पे भी पड़ा, लेकिन जब मैंने सेकेंड टाइम मैं पेपर देने गई थी तो मैं ये देख के गई थी कि मुझे अपना बेस्ट करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन है मुझे अपना बेस्ट देना है बस। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, आपने स्टडी को इतने टाइम से छोड़ दिया था, फिर भी आपने मतलब उसको वापस से कैप्चर किया। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं ये बात करूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में, जो बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, गवर्नमेंटल अकाउंटिंग, बिजनेस कॉम्बिनेशन, लीज और पेंशन वाला चैप्टर, या हम डेरिवेटिव्स चैप्टर्स के बारे में बात करें, क्योंकि ये काफी हैवी हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा लेवल का नॉलेज इसमें चाहिए। तो आप मुझे बताइए, आपने फार सब्जेक्ट को कितनी बार रिवाइज किया होगा, कम से कम कितनी बार आपने रिवीजन किया होगा इस पूरे सब्जेक्ट का? सर टोटल मिला के मेरा 4 बार रिवीजन, मतलब इसलिए क्योंकि मैंने फर्स्ट बार भी अटेम्प्ट दिया था तब भी, और सेकंड भी मेरा 4 बार रिवीजन हो गया था सर आराम से। 4 बार आपने रिवीजन किया है। और आपने मॉक टेस्ट पेपर कितने दिए हैं, मतलब अगर फार सब्जेक्ट के बारे में बात करें, क्योंकि आप मॉक टेस्ट पेपर देने से डरते थे, तो सर मैंने नहीं दिया सर, मतलब क्योंकि मैंने, अच्छा मुझे बताइए, मैंने आपको इंसिस्ट किया था जबकि आप मॉक टेस्ट पेपर कीजिए। यस सर, आपने इंसिस्ट जरूर किया था सर, लेकिन मुझे ये कहिए कि मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वापस से, वो था कि भी यदि मैं दूंगी और यदि मैं उसमें फेल होगी तो फिर मेरा वो चीज इम्पैक्ट करेगा। लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सर मॉक टेस्ट, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम वो 4 घंटे में पेपर कर लेंगे, 4 घंटे में पेपर के पैटर्न से भी अवेयर हो जाते हैं कि मॉक टेस्ट पेपर देने से आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब मुझे बताइए कि आपको डेली कितने घंटे की एटलीस्ट स्टडी करना चाहिए, जो अगर आपको फार सब्जेक्ट को पास करना हो, एक वर्किंग के साथ में अगर, या जो आप एक जो भी हाउसवाइफ हैं या जो घर की अपनी रिस्पॉन्स, कितने घंटे की स्टडी आपको लगता है और कितने महीने में आप इसको पास कर सकते हैं? सर ये हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि सर वो कितना पढ़ सकता है। फिर भी मिनिमम अगर मैं बात करूं, मिनिमम, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि सीपीएस से 3 महीने 4 महीने में हो जाएगा, क्या वाकई इतना आसान है? सर इतना आसान नहीं है कि 4 महीने में हो जाएगा। 4 महीने में यदि आपको करना है तो पूरा फुल डेडिकेशन देना पड़ेगा। फुल डेडिकेशन मतलब आप अपने हर चीज से, मुझे लगता है कि आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा, और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, अपने आप पे, और अपने जो आपका पैटर्न है कि आप किस पैटर्न से पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आपको फोकस देना पड़ेगा सर। और यदि मेरा माना जाए तो सर डेली के 4 to 5 आवर्स नेसेसरी है सर, 4 to 5 आवर्स। आपका कहना है कि 4, मतलब रेगुलरिटी स्टडी में बिल्कुल 100% रिक्वायरमेंट इसमें होगी। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये भी है कि देखिए, अगर हम फार सब्जेक्ट की स्पेशली बात करें तो फार की लेंथ काफी बड़ी है, मतलब अगर देखा जाए सबसे ज्यादा, अगर हम रिव्यू प्रोवाइडर्स, डिफरेंट रिव्यू प्रोवाइडर्स को देख लें तो सबसे ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है। सो मुझे ये बताइए कि अगर एक नॉन, मतलब जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड नहीं है अगर किसी स्टूडेंट का, तो क्या वाकई उसको फार सब्जेक्ट में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, यस और नो? मेरा आपसे क्वेश्चन ये, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड अगर नहीं है तो व्हाट यू, क्योंकि आप एक, हाँ जी, नहीं सर, मेरा ये मानना है कि सर यदि आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर रहे हैं, एमसीक्यूज यदि आप रेगुलरली रिवाइज कर रहे हैं, एमसीक्यूज आप अपने जो भी आपने एक चैप्टर कर लिया है, नेक्स्ट चैप्टर करने के बाद अपने पहले चैप्टर के एमसीक्यूज आप रिवाइज करते रहिए, साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे ना सर,
तो चाहे किसी भी बैकग्राउंड का कोई बच्चा हो, वो अपना आसान से FR आप अपना सब्जेक्ट क्लियर कर सकता है। सेल्फ मेड नोट्स तक, सेल्फ मेड, क्योंकि आपके नोट्स मैंने देखे हैं, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए थे, और इवन मैंने आपको सुपर 30 पॉइंट्स की भी एक कीवर्ड दी हुई है क्लास में कि आपको एकदम समरी नोट। तो आप मुझे बताइए, आपके नोट्स ने क्या आपको फार सब्जेक्ट को पास करने में हेल्प करी है या नहीं करी है? यस सर, बेशक की है सर, बिल्कुल की है सर, क्योंकि नोट्स के बिना आप बुक से यदि आप पढ़ेंगे तो सर बुक्स में बहुत सारा मटेरियल होता है, कुछ चीजें जरूरी होती है, कुछ नहीं होती हैं। तो वो क्या नोट्स क्या होता है कि आपको बताते हैं कि आपको किस एरिया पे फोकस करना है ज्यादा, तो आप उसी चीज को रिवाइज करते हैं, उन्हीं चीजों को आप पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा सही रहता है और आपका वो टाइम सेव होता है। बहुत सारा चीज जो है थोड़ी उसमें आ जाती है सर, यदि जैसे 20 चैप्टर है ग्लैम में जैसे, तो वो 20 चैप्टर जो है आपके 5 चैप्टर में बन जाते हैं सर, सिर्फ 5 की समरी टाइप हो जाती है। समरी नोट्स बनाने चाहिए। आप मुझे बताइए मेरी लाइव क्लासेस के अलावा क्या आपको कुछ और वीडियो वगैरह देखने की जरूरत तो नहीं पड़ी? क्या हमने पूरा डिटेल चीजों को कवर किया है क्लास में? यस सर, पूरा डिटेल चीज कवर किया, और यदि मैंने वीडियोस देखे तो आप ही के वीडियोस देखे हैं जो आप हमें भी शेयर करते थे, क्लास के वीडियोस जो हमें शेयर करते थे, मैं उसी को पढ़ के मैंने किया, मैंने कुछ और नहीं किया सर। मतलब आपने मेरे से जो, और मैं जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि हमारी 100% लाइव क्लासेस होती थी। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई आपकी लाइव कुछ आपको रिकॉर्डेड शेयर कर दी? नहीं, नो सर, 100% लाइव, मुझे अच्छे से याद है 100%। मतलब मैंने ऑडिट के लास्ट चैप्टर तक ज्वाइन किया था, तो आपने कहा था कि भी ये मतलब फर्स्ट टाइम है कि हमारा पूरा ऑडिट बस सभी बच्चों ने मतलब कर लिया है ये हमारा। ओके, तो मतलब आपने हमारी पूरी 100% लाइव, मतलब आपको लाइव क्लासेस का जो बेनिफिट मिला है, क्योंकि मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि देखिए लाइव क्लासेस में आपके पास एक डिसिप्लिन डेफिनेटली बना रहता है, वो क्योंकि टीचर के साथ में आपका इंटरेक्शन बना रहेगा, और टीचर फिर आपकी, और क्लास में जो हम आपके मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते थे, आप मुझे बताइए उसका क्या एडवांटेज है? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट जो है वो एक अटेंटिव रहता है, क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोगों से क्वेश्चंस कराता था, डिफरेंट रिव्यू प्रोवाइडर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मिक्स करके भी हम लोग आपके टेस्ट लेते थे। तो वो कितना कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहा है? तो बस सर वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक कंपटीशन रहता था सर, हेल्दी कंपटीशन रहता था कि उसके इतने % आगे तो मेरे क्यों नहीं आए, मुझे लाने हैं, मुझे अपना अटेंटिव रहना है। और सबसे बड़ी बात है सर, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस करने को मिलता है, तो आपको पता चल जाता है कि भी हाँ कि कहाँ पर आप किस एरिया पे आप अपना लैग कर रहे हैं, तो आप उस एरिया पे अपना ज्यादा फोकस कर सकते हैं। कि आपको क्वेश्चन अलग मिला है कि भी इस क्वेश्चन को सोचने का ढंग अलग से रहता है सर, कि कोई एनालिटिकल आपकी जो थिंकिंग है ना वो बढ़ती है यदि आप डिफरेंट रिव्यू प्रोवाइडर से करते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर वहां पर क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है सर। तो आपने सिस्टम वाले, जो सिस्टम पे कैलकुलेटर होता है, उसको यूज किया कि आप मैनुअल कैलकुलेशन से आप करते थे? ये भी एक स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, क्या ज्यादा कन्वीनियंस होता है, और एक्सेल को आपने वहां पे यूज किया कि नहीं किया, ये भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। सर एक्सेल को मैंने नहीं यूज किया, क्योंकि इतने क्वेश्चन उसमें ऐसे कैलकुलेटिव नहीं थे कि भी एक्सेल को मुझे बहुत ज्यादा यूज करना पड़े। लेकिन हाँ, मैं अपनी तैयारी करते वक्त एक्सेल यूज करती थी, मैं कि भी अपने एक्सेल खोल लिए, जितने भी एमसीक्यूज, प्रैक्टिकल एमसीक्यूज आते जा रहे हैं, मैं एक्सेल में करके उसके आंसर में मतलब करती जाती थी। लेकिन मुझे वहां पर इतनी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इतने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं थे। मतलब आपका कहना है कि वहां पर थ्योरी क्वेश्चन भी ज्यादा थे और कैलकुलेशन, क्या क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी थी या क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं? मैं थोड़ा सा ये भी आपके छोटे छोटे आते हैं, लेंदी मुझे लगता है जो थे 5-6 के अलावा ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं थे, सिम्स को छोड़ के एमसीक्यूज लेंदी नहीं थे। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे गए? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, क्योंकि हमारी क्लासेस में कई बार बीकॉम के स्टूडेंट्स बेचारे जो स्ट्रगल करते हैं, उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती, तो मुझे बताइए क्या क्वेश्चन को इंटरप्रिटेशन करते समय बहुत ज्यादा इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए या इंटरप्रिटेशन? क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखते हैं कि इंडियन जो एग्जाम होती है और जो यूएसए की सीपीए की एग्जाम है, वहाँ पे लैंग्वेज काफी डिफरेंट होती है। जैसे ईयर में हमारे यहाँ 2014, 2015, वहाँ पे ईयर 1, ईयर 2 लिखा होता है। तो मैं जनरली क्लास में बच्चों को बोलता हूं कि पहले आप नीचे बॉटम से शुरुआत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। तो क्या एग्जाम में भी आपको ऐसा देखने को मिला? क्या जो भी रिव्यू प्रोवाइडर्स आपने यूज किया, क्या उसके जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे कि वो भी डिफरेंट आए थे? ये भी मेरा जानना आपके साथ में क्वेश्चन है। नहीं सर, मल्टी एमसीक्यूज तो वैसे ही आते हैं जैसे रिव्यू प्रोवाइडर्स के दिए हुए होते हैं, लेकिन जैसे आपने हमें बताया, सिखाया कि यदि कोई लेंथी क्वेश्चन है, कुछ भी सबसे पहले नीचे से शुरुआत की जाती है
सबसे पहले नीचे से पढ़ लो कि उन्होंने पूछा क्या है, फिर आपका क्वेश्चन पढ़ना आसान हो जाता है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता सर। अब जैसे इनकम टैक्स का क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, उन्होंने इतने सारे डेटा दे रखे हैं, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि आपको करंट ईयर का इनकम टैक्स बताना है, इनकम टैक्स अमाउंट बताना है, तो उसके लिए हमें तो सिर्फ एक टैक्सेबल इनकम चाहिए और रेट चाहिए सर, और कुछ भी हमें डेटा की जरूरत ही नहीं। एनालिटिकल स्किल अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ आप चीजों को मगअप कर रहे हैं तो आपको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकती है। ये आपका क्वेश्चन कहना है, मतलब आप ये भी कहना चाहेंगे कि जो रिव्यू प्रोवाइडर्स में क्वेश्चंस होते हैं क्या उससे सरल एग्जाम में आते हैं या उससे ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं? आपका क्या सोचना है? सर मैं ये कहूंगी कि उसके बराबर और या उससे हार्ड ही आते हैं, लेकिन इजी कुछ नहीं आता, इजी कुछ नहीं आता। मतलब आपको मेहनत डेफिनेटली फार सब्जेक्ट को पास करने में डेफिनेटली करनी ही पड़ती है सर। फार और कोई भी सब्जेक्ट को करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपना एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि भी मुझे इतना घंटे डेली के पढ़ने, और जो मैं स्केड्यूल मैंने बनाया है उसमें पूरी तरह ध्यान से पढ़ना है, सारी चीजें छोड़ के, घर बाहर सबको छोड़ के उसको पूरे डेडिकेटेडली, यदि आपने 2 घंटे का भी टाइम बनाया है तो वो 2 घंटे आपको पूरा एफर्ट देना पड़ेगा, पूरा का पूरा एफर्ट। अच्छा, जैसे आप हमारी बैच में बैठते थे, जब सभी स्टूडेंट, काफी इंटरेक्टिव सेशन होता था हमारी क्लासेस में, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर कोई बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल, क्योंकि बीकॉम स्टूडेंट्स के मन में एक डर होता है फार सब्जेक्ट को लेकर, तो मैं आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंटल अकाउंटिंग है, जैसा गवर्नमेंटल अकाउंटिंग वाला चैप्टर जो कि इंडिया के स्टूडेंट ने कभी नहीं पढ़ा हुआ होगा, यूएस गैप इंडिया के स्टूडेंट, क्या इंडियन स्टडी का कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है क्या? जो इंडिया में आपने ग्रेजुएशन में जो कॉमर्स में पढ़ा, क्या उसका बेनिफिट मिलता है? सिमिलर काइंड ऑफ कोर्स है कि नहीं है? मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूं। जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन है सर, बिजनेस कॉम्बिनेशन है, पार्टनरशिप है, रेशो है सर, आपका जो आपका इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, एडजस्टमेंट एंट्रीज है सर। यदि आपने बीकॉम में भी हम ये सारी चीजें करते हैं सर, एडजस्टमेंट एंट्री आपने अगर बीकॉम की स्टडी को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप तो हाँ सर, मतलब मैं ये कहूंगी कि आपको 40% हेल्प मिलेगी सर उसके अंदर पूरी तरह से इन सब चीजों के ऊपर। गवर्नमेंटल अकाउंटिंग है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सर, आपका ये दो जो पॉइंट है, ये दो हैं, ये बिल्कुल टोटली न्यू होते हैं। डेरिवेटिव्स है, ये टोटली न्यू है। पेंशन न्यू है, लीज न्यू है, तो उसके लिए आपको हाँ उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक बार में नहीं आती है सर। आपसे पढ़ने से पहले मैं 2 बार पहले भी अपने सेल्फ स्टडी की थी, लेकिन मुझे इतने अच्छे से समझ नहीं आई थी जितना कि मुझे आपसे क्लास लेने के बाद वो चीजें समझ में आई। आप ये मानते हैं कि हमने आपको एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी देने की पूरी कोशिश की, जिससे आपके कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रांग हुए, जिससे कि आपने फार सब्जेक्ट को पास करने में काफी हेल्पफुली। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक स्टूडेंट, क्योंकि वेरी कॉस्टली एग्जाम है, वेरी कॉस्टली एग्जाम है, अराउंड इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने तो यूएस से एग्जाम दिए तो आपको इंटरनेशनल टेस्टिंग फीस नहीं लगी होगी, अराउंड 50,000 एक पेपर की कॉस्ट है। ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल, मैं बार बार कहता हूं कि आपको एग्जाम देने से पहले एटलीस्ट 1 महीना पूरा छुट्टी लेना पड़ेगी। आप ये इस चीज पे अग्री करते हैं कि क्योंकि आपने देखिए रिजल्ट निकाला है, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 1 महीना सर मेरे हिसाब से फार को करने के लिए 1.5 महीना अच्छे से चाहिए, और वो भी 1.5 महीना ऐसा कि आप एक बार फार पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये नहीं कि भी आप छोड़ दिए, आपने 4 महीने बाद छोड़ के आप सोचो कि उस 1.5 महीने में आपका वापस से सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। नहीं, जब आप पढ़ रहे हैं तब भी आपको अपना अप टू डेट रखना पड़ेगा, और वो 1.5 महीना आपको पूरा अच्छे से चाहिए। मतलब मेरा ये मानना लास्ट के 1.5 महीने में एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वर्किंग को कहता हूं। सर वर्किंग के हिसाब से मैं बोल रही हूं सर, वर्किंग के हिसाब से मैं बोल रही हूं सर कि 1 महीने की छुट्टी कम से कम ले लेना चाहिए ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर मैं, क्योंकि आप वाकई एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी को छोड़ने के बाद उनके मन में एक सबसे बड़ा डर यही होता है कि क्या हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं जनरली अपने वीडियोस में भी बच्चों से कहता हूं कि सीए शम्मी सलूजा का आपको ये कमिटमेंट है कि हम, अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, अगर आप एक हार्डवर्क करने वाले स्टूडेंट हैं, तो मेरा आपको पर्सनल सपोर्ट रहता है। आपको आपकी सीपी एग्जाम पास कराने के लिए सीए शम्मी सलूजा बोलते हैं ना, आउट ऑफ द वे जाके भी हम हेल्प करते हैं। तो कृति इस बात का एग्जाम्पल है, और सबसे अच्छी बात उन वर्किंग वुमेन्स, उन हाउस वाइफ्स के लिए इंस्पिरेशन जो कि अपनी स्टडी से आउट ऑफ टच है, लेकिन वो इतनी बड़ी एग्जाम को क्या कर सकते हैं, पास
करते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर इंस्टीट्यूट। आपने आने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन दिया है कि अगर आप एक डेडिकेशन के साथ में स्टडी करते हैं तो आप इस एग्जाम को डेफिनेटली पास कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और आप काफी सक्सेस पाएं, ये काफी अच्छा है। तो मैं अपने क्लास के स्टूडेंट और उन यूट्यूब के व्यूअर से कहना चाहूंगा कि सीपीए बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको एक मेंटोर की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एक सही मेंटोर आपके साथ में है तो आप सीपीए एग्जाम को क्या कर सकते हैं, आसानी से पास कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।